नमस्कार, मैं प्रभात कुमार विश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र ऑनलाइन क्लासेस में अपने सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों नमस्कार। इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर मैं अपने समस्त व्यूअर्स और अपने समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं नए वीडियो बनाऊं वो आपको मिल जाए। मुझे मालूम है, ज्ञात है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं बीए स्तर की जो परीक्षाएं आपकी होनी है वो 11 तारीख से शुरू हो रही है और लगभग 26 तारीख के आसपास आपका अर्थशास्त्र का भी पेपर है। तो इसीलिए मैं आपको पहले दिन भी आपको व्यापार चक्र मैंने थोड़ा समझाया था और चूंकि मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं आपको बहुत शीघ्र इसका दूसरा वीडियो भी प्रेषित कर दूंगा, लेकिन किन्हीं कारणों से व्यस्त होने के कारण मैं नहीं कर पाया। उसके लिए मुझे खेद है और अब मैं आपके सामने में वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपका जो प्यार है वो मुझे प्रेरणा देता है कि मैं और मेहनत के साथ आपके साथ में काम करूं। और व्यापार चक्र के बारे में विद्यार्थियों ने मुझसे कहा है तो मैं उसको आपको समझाने जा रहा हूँ। तो साथियों पहले दिन मैंने आपको व्यापार चक्र की परिभाषाएं और व्यापार चक्र की जो अवस्थाएं हैं वो आपको समझाई थी। व्यापार चक्र जो है क्या होता है, कभी हम देखते हैं कि जो व्यापार है, व्यापार आपको मालूम है 2 प्रकार का होता है, अंतर्राज्यीय व्यापार और यानी जिसको हम राष्ट्रीय व्यापार कह सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसमें वस्तु के आयात निर्यात के साथ सेवाओं का निर्यात आयात भी सम्मिलित रहता है। ठीक है, एक देश की सीमाओं के मध्य जो व्यापार होता है उसको राष्ट्रीय बाजार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, और व्यापार में हम क्या देखते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा तेजी, कभी बहुत ज़्यादा मंदी होती है। तो अनातोल मुराद की जो परिभाषा है यानी मंदी और तेजी की अवस्थाओं का बार बार उत्पन्न होना, यानी कि व्यापार चक्र की सबसे सरल परिभाषा हो सकती है, ऐसा उन्होंने बोला है। और केंज की जो परिभाषा है वो हमने बताई थी अच्छी व्यापार अवधि के अंतर्गत कहिए कि मूल्यों में वृद्धि और बेरोजगारी के प्रतिशत में कमी आती है और खराब व्यापार स्थितियों में मूल्यों में गिरावट यानी कमी और बेरोजगारी के प्रतिशत में वृद्धि होती है ना। तो ये ने कहा है, ये परिभाषा मैंने पहले दिन आपको बता दी और साथ ही हमने आपको बताया कि व्यापार चक्र को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो किसी भी अवस्था से उसको शुरू कर सकते हैं, कोई शेर और पैर उसका है नहीं। अच्छा होगा आप मंदी से शुरू करें, जब यानी कि देखिए ना कि अगर चलेंगे मुद्रा प्रसार से तो मुद्रा प्रसार जो है वो अंत में जाके मंदी का कारण बन जाता है। ठीक है, मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन मैंने बहुत अच्छे करके बताया उसमें, और साथ ही डब्ल्यू राष्ट्रों के आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं उसमें मैंने समझाई थी। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये रेखा चित्र उसी दिन का है। ये जो कर्व है ये वाला, ठीक है, ये आर्थिक व्यवस्था का सामान्य स्तर है। ये जो सीधी रेखा दिखाई दे रही है और मंदी और तेजी यानी मंदी फिर पुनरुत्थान फिर सुस्ती फिर मंदी फिर पुनरुत्थान और फिर तेजी। तो ये जो कर्व है बिंदुदार ये व्यापार चक्र को दर्शा रहे हैं। ओ एक्स अक्ष पर टी यानी समय को प्रदर्शित किया गया है और उत्पादन रोजगार आय इनको जो है हमने ओ वाई अक्ष पर प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता देंगे जब मंदी होती है
तो धीरे धीरे मंदी की अवस्था बहुत ज़्यादा समय तक रह नहीं सकती, क्योंकि लोग खाना पीना छोड़ नहीं सकते, काम छोड़ नहीं सकते। तो शुरू में मंदी में जो है ना, जो मजदूरी होती है वो ज़्यादा उसका राष्ट्रीय आय में योगदान होता है। फिर धीरे धीरे जो है मूल्य बढ़ने शुरू हो जाते हैं और व्यापारियों का थोड़ा लाभ बढ़ना शुरू हो जाता है, तो पुनरुत्थान की अवस्था शुरू हो जाती है ना। और अपने चरम पर ये जो है तेजी में परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात बूम। और उसके बाद यानी इसमें क्या होगा, बूम में, पुनरुत्थान में क्या होता है, पुनरुत्थान में जो मंदी का निराशात्मक वातावरण होता है वो चेंज हो जाता है और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आशाओं की तरफ बढ़ने लगती है। तो पुनरुत्थान में जो है ना, आशा के अनुरूप उत्पादन, रोजगार, विनियोग, आय, इनमें वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, जिससे मांग बढ़ती है। और फिर जब विनियोग यानी कि मांग में वृद्धि होती है, तो व्यापारियों का जो यानी मूल्य स्तर जो है वो बढ़ता है, और मूल्य स्तर के बढ़ने से व्यापारियों के लाभ की प्रत्याशा दर में वृद्धि होती है, जिससे वो और अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं। और इस प्रकार निवेश होता है और पुनः जो है अर्थव्यवस्था तेजी की ओर यानी बूम की ओर बढ़ जाती है, जिसको हम मुद्रा विश्राम। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा निवेश हो जाता है, तो निवेश की अधिकता के कारण, ठीक है, उत्पादन, निवेश अधिक होगा तो उत्पादन भी अधिक होगा। उत्पादन की अधिकता के कारण मूल्य में गिरावट का दौर शुरू होने लगता है, अर्थव्यवस्था में सुस्ती आने लगती है ना। तो ये जो स्थिति बनती है और ये अंत में परिवर्तित हो जाती है मंदी में, अर्थात जो मंदी काल आता है तो रोजगार कम हो जाता है, उत्पादन कम हो जाता है, निवेश कम होता है, लाभ कम होता है, ठीक है। मुद्रा की मांग जो है, मतलब मुद्रा जो है लोगों के पास होती नहीं, क्रय शक्ति लोगों के हाथों में होती नहीं, वो वस्तुओं सेवाओं की डिमांड कम करते हैं। परिणाम क्या होता है, यानी मांग में कमी होती है और व्यापार में जो पैसा बैंकों से लिया है व्यापारियों ने, वो पैसा बैंक को लौटाने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि उनका माल बिकता नहीं, माल की अधिकता होने के कारण, ठीक है। तो मंदी की अवस्था में व्यापारी या जो बैंक हैं, बैंक भी जो हैं वो दिवालिया होने लगते हैं, और ये स्थिति भी एक निचले स्तर तक, जिसको हम गत कह सकते हैं, पतन कह सकते हैं, तक जाएगी। उसके बाद अर्थव्यवस्था में पुनः पुनरुत्थान होना शुरू हो जाएगा, अर्थव्यवस्था सामान्य स्तर पर आ जाएगी और उसके बाद तेजी की अवस्था यानी कि मुद्रा विश्राम की अवस्था बन जाएगी। तो ये चीज़ हमने आपको पहले भी समझाया था, ये आज फिर से समझा दिया है। आज हम ये समझाना चाहते हैं आपको व्यापार चक्र के प्रकार, सिद्धांत भी समझाने हैं। व्यापार चक्र के बहुत सारे सिद्धांत हैं, सैमुअलसन का सिद्धांत है, किल्स का सिद्धांत है, और भी अर्थशास्त्र सिद्धांत ये हैं, लेकिन सबसे पहले आपको प्रकार बताते हैं। व्यापार चक्र के जो प्रकार हैं, सबसे पहले अल्प किचन चक्र है, जिसकी अवधि जो है 40 महीने कम से कम हो सकती है, या उसका दुगना 80 महीने, या उसका तिगना 120 महीने तक हो सकती है। ये जो कहिए अल्प किचन चक्र है, गोसेन किचन, जो कि एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री है, इन्होंने इसको दिया है। अब ये व्यापार चक्रों का जो अध्ययन है, इसका सतत अध्ययन करने की आवश्यकता रहती है, और जितने भी अर्थशास्त्रियों ने व्यापार चक्र के जो प्रकार बताए हैं वो उनके वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है। तो ये अल्प किचन चक्र जो कि गोसेन किचन ने दिया है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री है, अभी मैंने आपको बताया 40 महीने कम से कम न्यूनतम, या 40 गुना 2 यानी 80 महीने, 40 गुना 3 यानी 120 महीने तक ये रहता है। इसके बाद भी है दिग्ल जुगलर चक्र, ये फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे, जुगलर, ठीक है, कैलिमेट जुगलर। अब इन्होंने जो
व्यापार चक्र का अध्ययन किया, उन्होंने बताया उनके नाम से ही ये जुगलर चक्र कहला रहा है, दिव्य जुगलर चक्र कहला रहा है। ये 9 वर्ष 6 माह तक इसकी अवधि है, ठीक है। इसके बाद भवन चक्र है। भवन चक्र से पहले आपको हम बता दें अति दीर्घ कौंद्रातिफ चक्र। ये कौंद्रातिफ अर्थशास्त्री जो है ये रूस के हैं। इन्होंने इस चक्र को 1925 में इसको दिया है, जिसकी अवधि लगभग 50 वर्ष, ठीक है। और ये क्या है, भवन चक्र ये 1937 में दिया है। ये प्रेयर्सन वाटर का दिया हुआ है। 18 वर्ष इसकी अवधि होती है। और साथ में जो लास्ट है कुटनेस चक्र, ये अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं, उनके नाम से है। इसकी अवधि 16 से 22 वर्ष होती है, ठीक है। और ये न्यूनतम 7 से 11 वर्ष में अपना चक्र पूरा कर लेगा, ठीक है। तो व्यापार चक्रों के जो प्रकार हैं ये मैंने आपको बताए। अब हम कुछ जो व्यापार चक्र के सिद्धांत हैं उनका वर्णन करेंगे, और विशेषकर पिल्स के व्यापार चक्र के सिद्धांत। चलिए अब हम आपको व्यापार चक्रों के सिद्धांतों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बताते हैं। व्यापार चक्र के बारे में हमने आपको बता ही दिया। कभी चूंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जब होती है तो उसमें कभी तेजी देखी जाती है और कभी उसमें मंदी की अवस्था देखी जाती है। ये पूंजीवाद का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। क्या होता है ना कि पूंजीवाद में कहिए कि कंपटीशन होता है, गला काट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता जिसको हम कह सकते हैं। प्रत्येक व्यापारी का लक्ष्य होता है कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करना। और प्रत्येक व्यक्ति जब इस काम को करने के लिए सोचता है तो अनधुन जो है वस्तु सेवाओं का उत्पादन होता है, अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है। और जब अधिक मात्रा में उत्पादन हो जाता है तो जो अधिक मात्रा होती है वो बिकती नहीं है। अत्यधिक उत्पादन यानी अत्य उत्पादन की जो समस्या है वो स्वतः ही बेरोजगारी को जन्म देती है। इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है, मुद्रा की मात्रा में उतार चढ़ाव होता रहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि मुद्रा की मात्रा में लोच होती है। आजकल मुद्रा सोने चांदी की तो होती नहीं, कागज की होती है। इसलिए मुद्रा की मात्रा को जितना चाहे उतना बढ़ाया जा सकता है, ठीक। अब बात यह है ना कि बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने व्यापार चक्रों के सिद्धांतों पर अध्ययन किया है। अब देखिए ना, मतलब जो व्यापार चक्र होते हैं वो एक निश्चित समय के बाद उनमें उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी तेजी, कभी मंदी, कभी सुस्ती, कभी समुत्थान, कभी फिर तेजी, ठीक है। जो उसकी अवस्थाएं हैं, अवरोध वगैरह, पुनरुत्थान वगैरह, तो ये जो है नियत समय पर यानी एक निर्धारित समय पर वापस लौटती रहती है। ऐसा क्यों होता है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हुए बहुत सारे वैज्ञानिक यानी अर्थशास्त्रियों ने कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया है। अब जितने भी व्यापार चक्र के सिद्धांत हैं उन्हें हम 2 भागों में बांटेंगे। एक होगा मौद्रिक व्यवहार, जिसमें मुद्रा की मात्रा को लेकर सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, अर्थात मौद्रिक घटकों को सम्मिलित किया जाता है। और दूसरा वह वर्ग है जिसमें अमौद्रिक घटकों को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अमौद्रिक घटकों में जो सम्मिलित करते हुए कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। सबसे पहले अमौद्रिक घटकों पर जो आधारित सिद्धांत हैं उसमें सबसे पहला सिद्धांत है जलवायु का सिद्धांत। अब ये जलवायु का सिद्धांत क्या है कि जैसे सूरज है, सूरज में जब धब्बे दिखाई देते हैं, सूरज में जब धब्बे दिखाई देते हैं, सूरज बिल्कुल साफ नहीं होता है, उसमें धब्बे दिखाई देते हैं, तो उससे वैज्ञानिक ये निष्कर्ष निकालते हैं कि मौसम जो है वो अनियंत्रित यानी कि रहेगा, अनियमित रहेगा, वर्षा कम होगी, फसल अच्छी नहीं होगी, अर्थात एक उतार की चढ़ाव यानी मंदी की अवस्था जो है वहाँ देखी जा सकेगी।
जलवायु से अगर सूरज साफ है तो उसमें क्या होगा कि वर्षा अच्छी होगी, कृषि उत्पादन अच्छा होगा, सारी परिस्थितियाँ अच्छी रहेंगी, तो उसमें तेजी की अवस्था रहे। तो जलवायु किससे संबंधित सिद्धांत है, इसका विस्तार से हम बाद में चर्चा करेंगे। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के ऊपर आधारित है, इसको भी समझाया जाएगा। पहले जो यानी जलवायु पर आधारित जो सिद्धांत हैं, इसमें जो ये कहिए कि अमौद्रिक घटकों पर आधारित सिद्धांत है, इसमें स्टेले, जेवेंस, विक्सेल और पीवू इन अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित किया है। जो मौद्रिक घटकों पर आधारित सिद्धांत तो है, उनको जो है हेयर, खाटे और हिक्स इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने निर्मित किया है। अब जलवायु सिद्धांत हो गया, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हो गया, आर्थिक उत्पादन का सिद्धांत, अधिक उत्पादन का सिद्धांत हो गया और अधिक बचत का सिद्धांत हो गया, नव प्रवर्तन का सिद्धांत हो गया। तो ये मौद्रिक तत्वों पर आधारित है। मौद्रिक घटक या तत्व या फैक्टर एक ही चीज है। देखिए ना, जो फैक्टर है, फैक्टर यानी कि कारक, कारक इसको हम तत्व भी कहते हैं, इसको हम घटक भी कहते हैं, है ना, और इसको आगत भी कहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी बातें इसके लिए है। हेग का अधिक विनियोग सिद्धांत है। व्यापार चक्र का वे सिद्धांत जिसमें मौद्रिक घटकों को महत्वपूर्ण माना गया है, इसमें हेग का अधिक विनियोग सिद्धांत है, किन्स का व्यापार सिद्धांत है, हिक्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत है। तो ये सारे सिद्धांतों की हम व्याख्या करेंगे। सबसे पहले जो हेग का अधिक विनियोग सिद्धांत है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये प्रोफेसर किन्स का रोजगार सिद्धांत है, हिक्स का व्यापार चक्र हम आपको बाद में बताएंगे। ये जो किन्स का रोजगार व्यापार चक्र सिद्धांत है, हालांकि व्यापार चक्र के बारे में किन्स ने कोई अलग से कोई सिद्धांत नहीं दिया है। उन्होंने आय, रोजगार और उत्पादन में होने वाले उतार चढ़ावों की व्याख्या की है, और वो भी ठीक उसी प्रकार से है जैसे व्यापार चक्र होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आपके लिए जाननी जरूरी है कि J.M. किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स ने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जनरल थ्योरी, पूरा नाम जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये जो पुस्तक है, ये समिष्ट अर्थशास्त्र की पुस्तक है। इसमें जितनी भी प्राचीन कई विचारधारा थी, उन पर एक तरीके से उनकी कटु आलोचना भी की है और उन्हें सत्य भी सिद्ध किया है। से का बाजार नियम था, से का बाजार नियम आप सब जानते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्ति सहायता अपनी मांग का सिद्धन कर लेती है। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में अपनी उत्पादन की समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है। उत्पादन नहीं होगा तो बेरोजगारी भी नहीं होगी और विनियोग और बचत दोनों बराबर होंगे। ये उनका सिद्धांत था। उससे का बाजार नियम ये बता रहा है कि पूर्ति सहायता अपनी मांग का सिद्धन कर लेती है। इसको जरा विस्तार से पढ़ लीजिए। और जब मंदी के तीसरा की विश्वव्यापी मंदी आई तो उस मंदी के फलस्वरूप 1929 की विश्वव्यापी मंदी, इसको तीसरा की विश्वव्यापी मंदी कहते हैं, यानी 1930 की मंदी, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि बहुत व्यापक मंदी फैली, बेरोजगारी फैली और अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। पीयू से पूछा गया रोजगार कैसे बढ़ाए, तो उन्होंने कहा कि मजदूर की दर में कटौती कीजिए। तो किन्स ने उनका प्रतिवाद किया, है ना। अब मजदूर की दर में कटौती का मतलब ये है कि मान लीजिए 2 श्रमिकों को 1500 रुपये दे के काम करवाया जा रहा है, ये ए है, ये बी है। अब इससे 500 रुपये इससे ले लो, 500 रुपये इससे ले लो, 1000 रुपये हो जाएंगे। ये सी को ले लो, तो इस प्रकार से इनको भी 1000, इसको भी 1000, तो 3 लोगों को रोजगार मिल जाएगा मजदूरी की दरों में कटौती करके, यानी रोजगार बढ़ जाएगा। आप भी समझ रहे कि बढ़ गया, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। क्रय शक्ति बढ़ी गई, क्रय शक्ति 3000 की 3000 ही गई,
जब क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तो वस्तु की मांग कैसे बढ़ेगी, और यदि मांग नहीं बढ़ेगी तो लाभ की प्रत्याशा दर कैसे बढ़ेगी। यदि लाभ की प्रत्याशा दर नहीं बढ़ेगी तो उत्पादक निवेश करने के लिए, उत्पादन करने के लिए कैसे प्रस्तुत होंगे, और यदि उत्पादन नहीं करेंगे तो रोजगार कैसे बढ़ेगा, और यदि रोजगार नहीं बढ़ेगा तो आय कैसे बढ़ेगी। तो ये जो स्थिति है, प्रोफेसर की उसने कहा कि भाई ठीक है, ये गलत है, यहाँ क्या करना है, क्रेताओं के हाथ में क्रय शक्ति बढ़ानी है, उपभोक्ताओं के हाथ में क्रय शक्ति बढ़ानी है। बोले क्या करें, बोले खाली करके खुदवाइए और मजदूरी दीजिए, और बदले में फिर उनको पटवाइए और मजदूरी दीजिए। इस तरीके से लोगों के हाथ में क्रय शक्ति आएगी, वो वस्तुओं सेवाओं की मांग करेंगे, जिससे वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे और धीरे धीरे तेजी का वातावरण बन जाएगा। तो जो रोजगार वगैरह से संबंधित बातें हैं और उत्पादन से संबंधित बातें हैं, उन्होंने जो स्पष्ट करके समझाई है, ठीक है, तो वही जो है व्यापार चक्रों की व्याख्या एक तरीके से होती है उससे। क्योंकि एक और पुस्तक है ऑफ मनी, ये भी एक पुस्तक है उनकी, है ना, एक पुस्तक उनकी वो है यानी जनरल थ्योरी, एक दूसरी पुस्तक उनकी है ट्रेडाइस ऑफ मनी। ये दोनों पुस्तकों में उन्होंने जो अपने विचार दिए हैं वो व्यापार चक्रों की व्याख्या करते हैं, क्योंकि आय और रोजगार वो व्यापार चक्रों के सदृश ही है। अभी किसका रोजगार सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं। किसका रोजगार सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि जिस बिंदु पर समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन, ये समग्र यानी मांग फलन है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, ठीक है, और ये है समग्र पूर्ति फलन, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। ये जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, ये बिंदु ई है, ये पूर्ण रोजगार का बिंदु होता है। ये उत्पादन, रोजगार, और इस पर हम आय को प्रदर्शित करते हैं, एक्स पर आय को प्रदर्शित करते हैं। ये जो है विक्रय प्राप्तियां है, ठीक है, विक्रय प्राप्तियां समग्र मांग फलन मूल राशि की सारणी होती है, जो अर्थव्यवस्था के सभी सहायक अपनी एक रोजगार के निश्चित स्तर को बनाए रखने के लिए अपनी वस्तु की बिक्री से बेचकर अवश्य प्राप्त करने की आशा करते हैं, ठीक है। और समग्र पूर्ति फलन उन राशियों की सारणी होती है जो अर्थव्यवस्था के सभी सहायक जो हैं रोजगार के एक निश्चित स्तर को बनाए रखने के लिए अवश्य प्राप्त करना चाहेंगे। प्राप्त करने की आशा करते हैं, प्राप्त करना चाहेंगे, यही अंतर है बस। तो यहाँ पे जो है रोजगार का स्तर कितना होगा, ओपी के बराबर होगा, जिसको समग्र प्राप्तियां और समग्र जो है पूर्ति, समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन इन बिंदु पर संतुलित होगा, जिस पर जो है विक्रय प्राप्तियां और प्राप्त होने की आशा ये दोनों इक्वल होंगी। रोजगार के इस बिंदु के पश्चात भी अगर विनियोग जारी रहता है तो अर्थव्यवस्था में यानी कि क्या होगा, सुस्ती आ जाएगी, रोजगार नहीं बढ़ेगा, ठीक है, रोजगार नहीं बढ़ेगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसका जो रोजगार सिद्धांत है, जिसमें कहते हैं कि रोजगार का स्तर आय उत्पादन पर निर्भर करता है। उत्पादन स्वयं यानी प्रभावपूर्ण मांग, प्रभावपूर्ण आय रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। ये प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है, जिस बिंदु पर डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन दोनों एक दूसरे को काटते हैं, प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु कहलाता है। ये प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है, इफेक्टिव डिमांड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब ये प्रभावपूर्ण मांग का जो बिंदु है, ये दो तत्वों पर निर्भर करता है, एक उपभोग में, दूसरा विनियोग में, ठीक है। अब उपभोग में क्या सम्मिलित होता है, तो उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाने वाला व्यय और दूसरा सरकार के द्वारा किया जाने वाला उपभोक्ता व्यय, इन दोनों को जोड़ लेंगे उपभोग व्यय मिल जाएगा आपको। और विनियोग व्यय
विनियोग पे होने वाला व्यय, ठीक है। विनियोग व्यय जो है दो बातों पे निर्भर करता है। विनियोग का मतलब क्या होता है? निवेश उत्पादन कार्यों में पूंजी का प्रयोग, ये दो बातों पर निर्भर करता है। एक ब्याज की दर, दूसरा पूंजी की सीमांत उत्पादकता, ठीक है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता भी है ना, पूंजी की सीमांत उत्पादकता और पूंजीगत परिसंपत्ति की भावी आय, क्योंकि ब्याज की दर अल्पकाल में स्थिर होती है। ब्याज की दर का जो सिद्धांत दिया है तो उसने तरलता पसंद की सिद्धांत दिया है। लोग अपने पास तरल रूप से मुद्रा को रखना पसंद करते हैं। क्यों रखना पसंद करते हैं? क्योंकि दूरदर्शिता पूर्ण उद्देश्य, भविष्य में कभी भी आकस्मिक रूप से कोई भी खर्चा आपके सामने आ जाता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा और कई शादी ब्याह संस्कार इत्यादि के लिए सब अपने पास थोड़ा थोड़ा बचा के रखना पसंद करते हैं। कुछ न कुछ लेने की मांग करते हैं मुद्रा के लिए। सबका प्रयोजन व्यापार के उद्देश्य से, प्रतिष्ठा उद्देश्य, इस तरीके से संचय करते हैं। मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? बैंक करते हैं, ठीक है। जहाँ पर तरलता वक्र और मुद्रा की पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु पर ब्याज की दर निर्धारित होती है। तरलता पसंद के सिद्धांत है। इसका इसको याद करने के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब बात है कि अल्पकाल में जो ब्याज की दर स्थिर रहती है और पूंजीगत परिसंपत्ति की भावी आय और पूंजीगत परिसंपत्ति की लागत, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अगर पूंजीगत परिसंपत्ति से होने वाला जो भावी आय वो अधिक पूंजीगत परिसंपत्ति की आय से अधिक होगी, लागत से अधिक होगी, तो उत्पादक जो हैं विनियोग करना पसंद करेंगे, ठीक है। जिससे वस्तु सेवाओं का उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, कीमतें बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था तेजी की ओर यानी बूम की ओर जाएगी, अर्थात तेजी आएगी। और यदि पूंजीगत परिसंपत्ति से प्राप्त होने वाली जो आय है, भावी आय, वो लागत से कम हो जाएगी तो लोग विनियोग बंद कर देंगे। और ऐसा क्यों होता है? जब विनियोग की अधिकता हो जाती है उस समय लोग अधिक मात्रा में विनियोग कर देते हैं, तो परिणाम होता है कि वस्तु का अधिक उत्पादन, जिससे कीमतें गिरने लगती हैं और कीमतें गिरने से लाभ की प्रत्याशा दर गिरने लगती है। और लाभ की प्रत्याशा दर जब बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यानी ब्याज से भी कम हो जाती है, तो लोग अपना पैसा बैंकों में सुरक्षित रखना पसंद करेंगे। व्यापारी भी बैंकों को पैसा लौटाना वापस कर देंगे। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे मंदी का वातावरण बनने लगेगा। यही इसका व्यापार चक्र का सिद्धांत है। यानी कि व्यापार में जो उच्चावचन होते हैं किसके आधार पर होते हैं? पूंजी की सीमांत उत्पादकता के कारण होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो सिद्धांत है वो है हेयक का अधिविनियोग सिद्धांत। ये ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, F1 हेयक अधिविनियोग सिद्धांत। आप जानते ही हैं, बैंक जो है साख का विस्तार करते हैं। साख आप समझते ही हैं, उधार देना, उधार देते हैं बैंक। आप ये देखिए कि बैंक को एक निश्चित प्रतिशत अपने पास में सुरक्षित कोष में रखना पड़ता है, जो उनकी कुल जमा होती है, और शेष को वह उधार देते। अगर बैंक के पास 100 रुपये जमा होते हैं ना, और 100 रुपये में से वो मान लीजिए 25% अपने पास में सुरक्षित कोष में रखते हैं, अर्थात 25 रुपये रखते हैं, तो 100 रुपये जो उनकी कोष में जमा हुआ है
और यदि चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, है ना। ठीक है।